नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वह विषय है जयप्रकाश करदम की कहानी मोहरे। जी, मोहरे तलाश कहानी संग्रह में संकलित एक कहानी है जो जयप्रकाश करदम के द्वारा रचित है। जयप्रकाश करदम एक दलित साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी एक व्यापक दृष्टि के माध्यम से, एक व्यापक चिंतन पद्धति के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक दलित व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वह शोषित और अपमानित होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह कहानी एक अध्यापकी जीवन के जो रूपरेखा है उसको प्रस्तुत करते हुए नजर आती है। अर्थात स्कूली जीवन में जो अध्यापकों के बीच की जो स्थिति है, उन अध्यापकी जो जीवन है उसमें किस तरह की हलचल दिखाई पड़ती है, किस तरह की अपने कार्यों को लेकर एक कहीं ना कहीं दुराव की स्थिति देखने को मिलती है, किस तरीके से समर्पण के भाव से कहीं ना कहीं दूर होने की स्थिति इस कहानी में देखने को मिलती है। इसे जो लेखक है वह बखूबी दिखाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह एक दलित व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, चेतनाप्रद व्यक्ति है, वह किस तरीके से अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान बना रहता है और किस तरीके से इसी निष्ठावान बने रहने की जो पहल है वह दूसरे जो गैर दलित जो अध्यापक हैं उनकी आंखों का कहीं ना कहीं कीड़ा बनता है और वही जो आंखों के कीचड़ के रूप में वह उसका खामियाजा भी भुगतता है। तो इसी तरीके की बिंदु को या भावधारा को लेकर यह कहानी हम सबके समक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आज के वर्तमान समय में जबकि हम यह बड़े उत्तेजित भाव से यह कहते हुए नजर आते हैं कि जो जाति दंश है, जो जाति की जो समस्या है वह बहुत कुछ हद तक समाप्त होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यह जाति की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहानी हमें सोचने और विचारने की एक कहीं ना कहीं चिंतन पद्धति को उत्पन्न कराती है, हमें कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि हम इस पर विचार करें। चूंकि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि यह कहानी स्कूली जीवन की, स्कूली जो व्यवस्था है उसमें अनुशासनहीनता के जो स्थिति है उसको व्यक्त करते हुए नजर आती है कि किस तरीके से जो अध्यापक हैं वह अपने कार्यों को लेकर उदासीन बने हुए दिखाई पड़ते हैं। उनमें वह उत्तेजना भाव नहीं होता है जिसके लिए वह नियुक्त होते हैं। उन्हें केवल क्रियाकलापों को या उस कहीं ना कहीं अध्यापकीय जीवन को केवल जी लेने की चाह दिखाई पड़ती है। वह अपने कार्यों के प्रति हमेशा उदासीन बने हुए दिखाई पड़ते हैं। यह इस कहानी के माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। साथ ही साथ जो लेखक ने एक दलित जो पात्र है जिसका नाम सत्य प्रकाश है, उस दलित पात्र के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि एक दलित व्यक्ति जब अपने संघर्षों के माध्यम से, अपनी मेहनत के द्वारा जब वह कोई पद या कोई स्थान अर्जित करता है तो उसे पूरी आत्मनिष्ठता के साथ, पूरी लगनता के साथ उसमें 100% देने की कोशिश करता है। यही पहल सत्य प्रकाश भी करते हैं जिसका खामियाजा वह इस कहानी के अंत में उस स्कूल से बर्खास्त करके पाते हैं। तो चूंकि दलित होना या दलित जो पीड़ा है, दलित जो जाति दंश की जो पीड़ा है उसको कहीं ना कहीं लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि एक जो दलित जीवन या दलित जो व्यक्ति है उसके चारों तरफ से किस तरीके से एक षड्यंत्रकारी साजिशों का एक माया जाल दिखाई पड़ता है, जिस जाल में कोई भी दलित व्यक्ति कितना भी चेतनाप्रद क्यों ना हो वह
फंस जाने के बाद से तड़पड़ाता हुआ नजर आता है, उससे उसके बचाव या उससे कहीं ना कहीं उसे मुक्ति मिलने की चाह कम देखने को मिलती है। हाँ, यह जरूर है कि वह चेतनाप्रद होने के कारण इस प्रकार की स्थितियों को अपने आसपास आने से पूर्व ही इससे बच निकलने या इसके प्रति विद्रोह करने की स्थिति में वह जरूर अपने को खड़ा करता है। लेकिन जब तक यह स्थिति एक संगठित होकर लड़ने की न बनती है, जब तक यह स्थिति एक एकजुटता के भाव को न दर्शाती है, तब तक यह अपने उस फल को प्राप्त करने में निरर्थक साबित होती है। करदम जी ने इसी ओर कहीं ना कहीं संकेतित करते हुए यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं, बल्कि एकजुट होकर लड़ाई करने की जरूरत है। यहाँ पर वह बाबा साहब अंबेडकर के उस विचार को कहीं ना कहीं दोहराते हुए नजर आते हैं, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित समुदाय के व्यक्ति हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक वो शिक्षित नहीं होते, संगठित नहीं होते और फिर एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने में या अपने जो स्वतंत्र जीवन है उनको अर्जित करने में निरंतर संघर्ष की स्थिति में ही दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह के भावबोध को, इस तरह की विचारधारा को करदम जी ने इस कहानी के माध्यम से बखूबी उठाने की कोशिश की है। इस कहानी के माध्यम से करदम जी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक षड्यंत्र या साजिश सामाजिक रूप से, चाहे वह किसी पेशागत स्थिति में हो या किसी कहीं ना कहीं पद पर रहने की स्थिति में हो, वो बखूबी दिखाई पड़ता है। क्योंकि उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने आसपास तो दूर, अपने कहीं ना कहीं इधर उधर जो भी ऊंचे पद हैं उस पर किसी दलित व्यक्ति को स्थापित हुए नहीं देख पाता। यही कारण है कि वह जितनी जल्दी होता है चाहे वह उसे दूर करने की पहल करता है और इस क्रम में वह तमाम प्रकार के साजिशों को अंजाम देता हुआ नजर आता है, जैसा कि इस कहानी में भी दिखाया गया है। शिक्षा कितनी कुछ व्यक्ति के अंदर बदलाव करती है, कितने उसे कहीं ना कहीं सोचने समझने की एक पहल उत्पन्न कराती है, वह किस तरीके से अपने ऊपर हो रहे छलाव के पीछे के कारणों को समझ पाने के लिए कहीं ना कहीं एक चिंतन पद्धति को डेवलप कर पाता है, इसको भी करदम जी ने इस कहानी के माध्यम से उखेरने की कोशिश की है। वह बताते हैं कि चेतना एक ऐसी दृष्टि है जिसके माध्यम से हम किसी भी घटना परिघटना के पीछे के कारणों को तो जान ही जाते हैं, साथ ही साथ उसके भूत और भविष्य के पहलुओं पर भी विचार करते हुए हम वर्तमान जीवन को किस तरीके से अच्छे प्रकार से जी पाए, इस पर भी हम कहीं ना कहीं सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। तो इस कहानी में अनुशासनहीनता और जो कहीं ना कहीं जाति दंश या जाति की जो समस्या है उसको लेकर किस तरीके से सत्य प्रकाश जी को फंसाने की कोशिश की जाती है और अंतोगत्वा उन्हें उस पद से कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया जाता है, उस पद से हटा दिया जाता है और दूसरे किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जाता है जिस स्कूल में कहीं ना कहीं उन्हें उनके व्यक्तित्व या उनके नेचर के प्रतिकूल दिखाई नहीं पड़ता। तो ये पूरी की पूरी जो एक प्रक्रिया है, एक जो सोच है, वो एक व्यक्ति जो कि किसी भी जाति या किसी भी खास समुदाय का होने के कारण मोहरा बनने की कहीं ना कहीं हमेशा उत्तरोत्तर दृष्टि में बना रहता है, उस ओर जो करदम जी ने उन्होंने दृष्टि दौड़ाई है और सबको एक तरीके से सोचने पर विवश किया है कि यह जाति की जो पीड़ा है, जो जाति समस्या है, जो वर्ण व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं, वह किस तरीके से किसी खास समुदाय या जाति को हमेशा टारगेट करती रहती हैं, हमेशा उसके ऊपर षड्यंत्रों की एक मायाजाल बिछाती रही है। इसी चीज को यहाँ पर करदम जी ने बताने और समझाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर इस कहानी के माध्यम से
करदम जी ने समस्याओं को किस तरीके से जो दलित समाज की समस्या है, दलित जीवन की जो समस्या है, उसको उटेकेरने, उसे व्याख्यायित करने की पहल करते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जो इस कहानी के जो भावधारा है उसको समझने या जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी जो सारांशगत स्थिति है उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं। मोहरे कहानी को समझने से पूर्व हमें यह जान लेने की जरूरत है कि इस कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र दिखाई पड़ते हैं। इस कहानी में जिन पात्रों की भूमिका देखने में आती है या नजर दिखाई पड़ती है, वो पात्र प्रमुख हैं। इनमें सत्यप्रकाश, जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र और नायक भी हैं, प्रिंसिपल साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, रामदेव त्रिपाठी, मनोज तथा ब्रह्म सिंह, इस तरह के पात्रों की भूमिका बखूबी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य पात्र दिखाई पड़ते हैं जो कि कहानी में बराबर सांकेतिक रूप से जिक्र किए गए हैं। मोहरी कहानी तलाश कहानी संग्रह में संकलित एक प्रमुख कहानी है और यह करदम जी द्वारा रचित उनकी अन्य कहानियों में एक प्रमुख कहानी के तौर पर अपनी मान्यता भी रखती है। यह कहानी जयप्रकाश जी द्वारा रचित उनकी प्रमुख कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्कूली व्यवस्था में होने वाले अनुशासनहीनता, मुफ्तखोरी की लत एवं ब्राह्मणवादी सोच को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इस कहानी के आधार पर समाज में व्याप्त जातिगत आधार पर किए जाने वाले षड्यंत्रों का न केवल पर्दाफाश किया गया है, बल्कि सवर्ण समाज के अंदर जाति को लेकर व्याप्त कुंठा, हिंताबोध, एकरसता व अमानवीय पहलुओं को भी उभारने की कोशिश की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पहलुओं को लेकर इस कहानी में उपस्थित हुआ गया है या इस कहानी में कहीं ना कहीं उसकी एक पहचान की गई है, उनमें जो सवर्ण समाज में जो विलासिता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जो कहीं ना कहीं मुफ्तखोरी अर्थात अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का जो भाव है, जो कहीं ना कहीं जिस पद पे रहते हैं उस पद पे राजनीति करना ज्यादा वो उसे प्राथमिक समझते हैं या प्राथमिकता देते हैं, न कि अपने कार्यों में संलग्न रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ इस कहानी में भी देखने को मिलती है। साथ ही वह अपने कार्यों से इतर कुछ इस तरह के भी कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं जो कि अमानवीय हैं और उन अमानवीय कार्यों में वो अपने को सर्वोपरि समझते हैं और इसी से कहीं ना कहीं उन्हें अपने श्रेष्ठता बोध का कहीं ना कहीं प्रतीक समझ में आता है। खासकर जातिगत आधार पर यदि कोई उनके सहकर्मी के तौर पर छोटी जाति में कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो निश्चित तौर पर वह जाति के आधार पर उसके साथ कहीं ना कहीं साजिश या षड्यंत्रों को अंजाम देते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। सवर्ण समाज में सामाजिक व आर्थिक संपन्नता से व्याप्त विलासिता, मुफ्तखोरी की चाह, चाटुकारिता, राजनीतिक दांवपेच में दिमाग लगाना व अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने की भावना इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बखूबी दिखाने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक समाज जो कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं संपन्न है और काफी संपन्नता होने के कारण उसे किसी प्रकार की इस तरह की पहल नहीं है कि उसे रोजी रोटी या किस तरह से अपने परिवार के दैनंदिन क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाना है। तो यदि इस तरह की सोच नहीं है, इस तरह की चिंतन की कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वो विलासिता में ज्यादा अपने को रत रखता है और इसके अतिरिक्त वह उस तरह के घिनौने या घृणित कार्यों को करने में ज्यादा मशगूल दिखाई पड़ता है जिसको कहीं ना कहीं समाज से बहिष्कृत या समाज में कहीं ना कहीं अनैतिक तौर पर देखा जाता है। तो ये सारी चीजें एक जो किसी पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से इस कहानी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। खासकर वो
यदि दलित समाज का व्यक्ति उनके साथ कोई उस कार्य में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, उनका सहकर्मी है, तो उसके प्रति किस तरीके से एक मिलजुल कर साजिश की पहल की जाती है, किस तरीके से उसे नीचा दिखाने के बराबर कोशिश की जाती है, किस तरीके से उससे सदैव वहां परेशान करने, हताश करने एवं उसे वहां से दूसरी जगह कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा देने की हमेशा कोशिश निरंतर देखने को मिलती है। उन्हीं सभी परिदृश्यों का कहीं ना कहीं यहाँ पर समायोजन, यहाँ पर प्रस्फुटन कहानी के माध्यम से लेखक करने की कोशिश करता है। स्कूल में नियुक्त दलित अध्यापक सत्यप्रकाश न केवल अत्यंत विनम्र एवं मृदुभाषी स्वभाव के अध्यापक हैं, बल्कि वे अपने कार्यों के प्रति लग्नशील और मेहनती भी हैं। उन्हें अपने कार्य से आत्मीय जुड़ाव का आभास होता है। यह कहानी एक स्कूली जीवन की कहानी है। इस पे मैं पहले भी आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं, और उस स्कूली परिवेश में अध्यापक की भूमिका को लेकर, अध्यापक के बीच में जो अंतर संबंध है अन्य अध्यापकों से, उसकी स्थिति को लेकर बात की गई है। इसी क्रम में सत्यप्रकाश, जो कि एक दलित समाज से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, उनके जीवन पर यह लिखी गई कहानी यह बताने की कोशिश करती है कि उनका जो व्यक्तित्व है वह न केवल मृदुभाषी है और विनम्र है, बल्कि वह अपने कार्यों में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। वो जिस कार्य के लिए उस स्कूल में नियुक्त किए गए हैं, उस कार्य को वो बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उसे रूपायित करने की कोशिश करते हैं। सत्यप्रकाश के अनुशासन प्रिय व लग्नशील व्यक्तित्व को देखकर उनके सहकर्मी उनसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या व जलनशीलता का भाव रखते हैं। यही कारण है कि उन सभी अध्यापकों के बीच सत्यप्रकाश को लेकर बराबर जलनशील भाव की चर्चाएं की जाती रहती हैं। इस पर भी बच्चों व उनके माता पिता के बीच उनकी विनम्र व मिलनसार प्रवृत्ति के कारण लोकप्रियता उन्हें और भी कष्ट पहुंचाती है। विनम्र और कुशल मिलनसार प्रवृत्ति होने के कारण सत्यप्रकाश जी न केवल बच्चों के बीच प्रिय बने रहते हैं, बल्कि वह बच्चों के जो माता पिता हैं उनके भी कहीं ना कहीं प्रिय हैं। यह बात जो उनके सहकर्मी अध्यापक हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें वो स्थान नहीं प्राप्त होता जो सत्यप्रकाश जी को प्राप्त है। इसीलिए वो अंदर ही अंदर उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, उनसे जलते रहते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर भी बखूबी दिखाई पड़ता है। क्योंकि सत्यप्रकाश ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं, वे बड़े आत्मीय भाव से बच्चों को नैतिक व जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यही कारण है कि वे अपने स्वभाव के अनुरूप बच्चों को सही कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें गलत रास्ते पर जाने से पूर्व वे न केवल उन्हें रोकते हैं, बल्कि आत्मीयता और विनम्रता पूर्वक समझाते भी हैं। यही कार्य उन्हें बच्चों एवं उनके माता पिता के बीच उन्हें एक अलग अध्यापक के रूप में स्थापित करता है। यह सत्य है कि जो कार्य जिस व्यक्ति को प्रस्तुत की गई है या प्रदान की गई है, उस कार्य के अनुरूप यदि वह कार्य खुद तल्लीन रहता है, वो कार्य में कहीं ना कहीं मशगूल रहता है, तो निश्चित तौर पर वह आत्मीय तौर पर उस कार्य में लगभग अपनी पूर्ण स्थिति को प्रदान कर पाता है। साथ ही साथ वह जिनके लिए कार्य कर रहा होता है वो भी उस कार्य से कहीं ना कहीं खुश महसूस हो करते हैं। यही कारण है कि सत्यप्रकाश जी न केवल अपने कार्यों में अपने जीवन के सभी जो ज्ञानार्जन है, जो भी जितने उनको जानकारियां हैं, उन सबको झोंक देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य है, जिम्मेदार पुरुष बनने की ओर अग्रसर हैं। इसलिए वो नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं और उसे उन बच्चों को कहीं ना कहीं भविष्यगामी योजना के तहत तैयार करने की कोशिश करते हैं।
सहकर्मी अध्यापकों के बहकावे में पड़कर कुछ समय के लिए तो सत्यप्रकाश जी भी उसी निरस्त में जो जैसे वो अपने आप को बनाए रखते हैं उसमें बहने लगते हैं। जो अन्य अध्यापकों के हालात भी देखने को मिलती है, जिस तरह से वो अपने आप को पाते हैं। लेकिन उस विद्यालय में अधिकतर बच्चे गरीब झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले दलित समुदाय के बच्चे बच्चे होते हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिकतर अध्यापकों को अशोभनीय लगता है। एक तो वे ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक जो ठहरे, दूसरे मुफ्त में तनख्वाह लेने की अपनी शान और प्रतिष्ठा समझते हैं। उनके विचार में इन बच्चों को पढ़ाकर कौन सा इन्हें देश का रत्न बना देना है। यही कारण है कि वे लोग सत्यप्रकाश जी को भी उच्च नीच समझाकर उन्हें भी अपने जैसा बनाने की कोशिश में कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन समाज सुधारक ब्रह्म सिंह के समझाने के बाद सत्यप्रकाश जी न केवल अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बच्चों को नैतिक व जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित भी दिखाई पड़ते हैं। इस समर्पण के कारण उनमें जहां एक तरफ अध्ययन कार्य के प्रति लगाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वे बच्चों को पढ़ते हुए न देखकर न केवल उन पर बिगड़ते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह उनके साथ कड़ाई से भी पेश आते हैं। इसी क्रम में वे एक दिन मनोज को क्लास से बाहर घूमते देख पहले तो वे उसे प्यार से क्लास में जाने को कहते हैं, लेकिन मनोज द्वारा उनकी बात को अनसुना करने पर वे उसकी बांह पकड़कर उसके गाल पर एक चाटा भी जड़ देते हैं। पूरी इस कहानी में एक बिंदु नजर आती है कि जब कोई भी अपने कार्य में तल्लीन रहता है, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है, तो उस समर्पण भाव से बहुत सारे जो लोग होते हैं, चाहे वह आसपास के लोग हों, चाहे अपने ही खुद अपने मित्र दोस्त क्यों ना हो, उनसे जलनशीलता का भाव बढ़ना वाजिब है। ऐसे में सत्यप्रकाश जी के साथ जो सहकर्मी हैं, वो सत्यप्रकाश जी की एक तो प्रशंसा से जलते हैं, जो बच्चों के बीच लोकप्रियता है उससे कहीं ना कहीं जलनशीलता का भाव उनके अंदर है। दूसरी, जो वो बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव के साथ साथ जो मेहनत करते हैं, जो उनको पढ़ाने की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर दिखाई पड़ते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनके आंख में चुभता रहता है। यही कारण है कि वो कुछ समय पूर्व सत्यप्रकाश जी को भी अपने जीवन की निरस्त जीवन के रूप में उन्हें भी ढालने की पूर्णतः कोशिश करते हैं और इसमें सफल भी होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह जानते हुए कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बच्चे गरीब और अशिक्षित परिवार से हैं, खासकर दलित समुदाय के कुछ ज्यादा ही बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में भी उन बच्चों को अनदेखा करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यह उन अध्यापकों को तनिक भी नागवार नहीं लगता। ऐसे में एक समाज सुधारक व्यक्ति ब्रह्म सिंह द्वारा जब इन सभी पहलुओं को लेकर इन अध्यापकों के बीच में चर्चा परिचर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है, और ब्रह्म सिंह उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने की ओर प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि ये बच्चे कल चल के भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तभी बन सकते हैं जब उन्हें एक अच्छे मोड़ के रूप में दिया जाए, उन्हें एक अच्छा जिम्मेदार और नैतिक पहलू सिखाया जाए। तो ये सारी बातें सत्यप्रकाश जी के मन में खेद उत्पन्न कराती है और वो कहीं ना कहीं अनुभूत करते हैं कि वे इसी समय एक ऐसी घटना होती है जो उनके खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए काफी पुख्ता सबूत के तौर पर दिखाई पड़ती है। एक दिन वह क्लास के बाहर कक्षा 7 के मनोज को घूमते हुए देखते हैं। पहले तो वो विनम्रता पूर्वक अपने स्वभाव के अनुरूप उसको प्रेम से समझाते हैं तथा उसे क्लास में जाकर अपने विषय का अध्ययन करने की सलाह देते हैं। लेकिन जब मनोज उनकी बातों को अनदेखा करता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो कड़ाई के साथ पेश आते हुए
उसकी बाह पकड़कर उसके गाल पर एक चाटा रसीद देते हैं। यह घटना ही उनके जीवन में काफी भूचाल उत्पन्न कराने के लिए काफी था। ऐसे में जो उनसे जलनशीलता का भाव रख रहे थे, जो उनके खिलाफ सदैव साजिश रचते हुए दिखाई पड़ते थे, उनके लिए यह मुहरा बनाना, इस घटना को कहीं ना कहीं केंद्र में रखते हुए उनके खिलाफ षड्यंत्र करना एक बड़ा एक तरीके से उनके लिए हाथ लग जाता है। इसलिए सत्य प्रकाश जी चूंकि दलित समाज से होने के कारण एक तो पहले वो सहकर्मियों की नजरों में हमेशा खटका करते थे, और यही कारण है कि जो सहकर्मी है उनसे जलनशीलता और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। लेकिन अब वे अपनी आंखों के कीचड़ को साफ करने के लिए निरंतर कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई इस तरह की बिंदु देखा करते थे जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत सा बन पाए। ऐसे में मनोज के साथ हुई घटना उनके लिए एक षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी था। यही कारण है कि स्कूल के एक वरिष्ठ अध्यापक रामदेव तिवारी पहले तो मनोज के पिता को बहला फुसलाकर सत्य प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। साथ ही डिप्टी कलेक्टर की बैठक में पूछताछ के वक्त खुद ही कुछ अध्यापकों के साथ पुख्ता गवाही देते हैं और डिप्टी कलेक्टर साहब को बार बार इस बात से आश्वस्त करते हैं कि सत्य प्रकाश जी मनोज के साथ जिस तरह से पेश आए, यह किसी अध्यापक के आचरण को सुशोभित नहीं करता। अध्यापक के ऐसे बर्ताव से न केवल स्कूल का माहौल खराब हो सकता है, बल्कि इससे बच्चों के अंदर डर, पढ़ने में अरुचि, अनुशासनहीनता आदि जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अध्यापक के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि किसी अध्यापक के अंदर इस प्रकार का बर्ताव करने या इस प्रकार के बर्ताव को अंजाम देने की हिम्मत न हो पाए। यहां समझा जा सकता है कि किस तरीके से रामदेव तिवारी जैसे जो सहकर्मी हैं वो न केवल सत्य प्रकाश जी के व्यक्तित्व से जलते हैं, बल्कि उनकी जो एक जातिगत आधार पर जो रूढ़िवादी सोच है, जो उनकी एक जो आपसी अंतर है, जो विभेद है, उससे भी कहीं ना कहीं जलनशीलता का भाव दिखाई पड़ता है। साथ ही जो सत्य प्रकाश जी की एक लोकप्रियता है, वो भी कहीं ना कहीं उनके सहपाठियों के बीच सदैव ईर्ष्या भाव व जलनशीलता को उत्पन्न कराने के लिए काफी दिखाई पड़ता है। क्योंकि सत्य प्रकाश दलित चेतना से युक्त अध्यापक हैं, इसीलिए वे अपने साथ हो रहे उन सभी षड्यंत्रों को भली प्रकार समझते हैं, लेकिन उन्हें यह पीड़ा बार बार चिंतन करने के लिए विवश करती है कि इस प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार उनके जैसे ही लोगों को क्यों बनाया जाता है। खैर, उनके खिलाफ किए गए शिकायत का प्रभाव यह होता है कि आइंदा उन्हें इस प्रकार की कोई गलती ना करते हुए न केवल उन्हें उस स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, बल्कि उनका तबादला एक ऐसे सुदूर स्कूल में कर दिया जाता है जहां जाटों का प्रभाव उस स्कूल पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। यह स्थिति अधिकतर जगहों पर है। यहां पर जयप्रकाश करदम जी ने एक स्कूली परिवेश को कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बनाकर उन सभी स्थितियों का कहीं ना कहीं वर्णन करने की कोशिश की है। लेकिन यदि हम इसे व्यापक स्तर पर लें तो वो किसी भी पद प्रतिष्ठा या इस तरह के जो भी सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे और भी जितने संस्थान हैं, उन सभी जगहों पर इस तरह की स्थितियां बराबर देखने को मिलती हैं। और यही कारण है कि उसमें सत्य प्रकाश जैसे व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान बना रहना चाहता है, वह अपने कार्यों के प्रति तल्लीन रहना चाहता है,
उसी को मोहरा बनाया जाता है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं और उसे सदैव नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश की जाती रहती है। चूंकि मोहरे कहानी जिस परिवेश या वातावरण को लेकर उपस्थित होती है, उसकी यथार्थ पृष्ठभूमि कहानी के शुरुआत में ही लेखक ने यह बता देने की कोशिश की है कि किस तरीके से सवर्ण समाज का व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति हीनता बोध व असामंजस्य की स्थिति में दिखाई पड़ता है, बल्कि वह विलासिता, असमानता एवं षड्यंत्रकारी पहलुओं से ज्यादा तल्लीन रहना पसंद करता है। एक ओर जहां सत्य प्रकाश जैसे अध्यापक अपने कर्तव्यों को लेकर निष्ठावान व जिम्मेदार बना हुआ दिखाई पड़ता है, वहीं दूसरी ओर रामदेव त्रिपाठी जैसे ब्राह्मणवादी व रूढ़िवादी सोच के लोग एक साथ बैठकर गपशप करते हुए न केवल समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वे सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करते नजर आते हैं। यही लोग जो कि खुद ही अनुशासनहीन, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसे अनैतिक कार्यों में सदैव संलग्न दिखाई पड़ते हैं, वे बच्चों को अनुशासन प्रिय, मिलनसार व नैतिक जिम्मेदारियों से युक्त बनाने की हर 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 पल कोशिश करते नजर आते हैं, जो कि अत्यंत हास्यास्पद सा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति खुद ही अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उन सभी पहलुओं को धारण नहीं करता, उन सभी पहलुओं से दूर दिखाई पड़ता है, वो दूसरों को शिक्षा देने, दूसरों को ज्ञान बांटने की कोशिश करता है और उस ज्ञान में इस तरह के बिंदु लाने की कोशिश करता है जो अपने जीवन में खुद ही नहीं उतारता। यह कहीं ना कहीं हास्यास्पद सा प्रतीत होता है और यह सोचने पर मजबूर भी करता है। सत्य प्रकाश चूंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के साथ साथ गरीब व जो दलित समाज है उससे ताल्लुकात रखते हैं, इसीलिए वे न केवल गरीबी की जो भयावह पीड़ा है, भूखमरी है, हताशा है, उसकी स्थिति को भली प्रकार जानते व समझते हैं, बल्कि जाति के आधार पर होने वाले छलाव, आत्मग्लानि के दंश एवं हीनता बोध की पीड़ा को भी बखूबी समझते हैं। यही पीड़ा उन्हें एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाने की ओर अग्रसर करती है। वे बखूबी जानते हैं कि एक दलित व्यक्ति किस तरीके से समाज में अपने प्रतिष्ठा व सम्मान पाने के लिए दिन रात संघर्ष करता रहता है, फिर भी उसे समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जो समाज के अन्य व्यक्तियों को मिलता है। इसीलिए वे स्कूल में आने वाले उन सभी बच्चों को जुझारू, अपने कार्य के प्रति सचेत व मेहनती बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं, जिससे न केवल वह एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बन सकें, बल्कि अपने समुदाय व देश का नाम भी रोशन कर सकें। यह एक जो इच्छा है, जो सत्य प्रकाश की इच्छा है, वह अधिकतर अध्यापकों की इच्छा होती है। जो कुशल प्रिय अध्यापक हैं उनकी दृढ़ इच्छा होती है। यही कारण है कि सत्य प्रकाश उन बच्चों के बीच न केवल लोकप्रिय होते हैं, बल्कि उनके माता पिता के भी चहेते बनते हैं, क्योंकि एक अध्यापक का जो धर्म है वह उन बच्चों को सही मार्ग दिखाना होता है, उन बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करना होता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लेखक ने सत्य प्रकाश के माध्यम से एक ओर कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार व अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहने वाले अध्यापकों का सचित्र वर्णन करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर एक दलित और शिक्षित व्यक्ति के प्रति जाति के आधार पर उसे हीन बनाए रखने, सहकर्मी के रूप में स्वीकार न करने एवं उसको विविध युक्तियों के माध्यम से परेशान करने की पहल भी बखूबी देखी जा सकती है, जो इस समाज की रूढ़िवादी व ब्राह्मणवादी सोच को बतलाती है। चूंकि सत्य प्रकाश जी शिक्षित और चेतनाप्रद व्यक्ति होने के कारण इन सभी षड्यंत्रों को न केवल समझते हैं, बल्कि इसके पीछे के विविध स्वरूपों को भी भली प्रकार जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश भी की है कि किस प्रकार से एक दलित व्यक्ति किसी भी सवर्ण समाज या गैर दलित व्यक्ति के गिरफ्त में मोहरे की तरफ फंसा हुआ स्वयं को पा सकता है। उसके चारों ओर इस प्रकार के कटीले तारों की
एक बड़ी दीवार खड़ी की जाती रहती है, जिसमें वह अपने को अभिमन्यु की तरह फंसा हुआ महसूस करता है, जैसे कि इस कहानी में सत्य प्रकाश के साथ घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह कहानी उन सभी षड्यंत्रों को, उन सभी साजिशों को उकेरते हुए दिखाई पड़ती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो दलित है, एक दलित व्यक्ति है, जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जो चेतनाप्रद है, वह अपने को परेशान और हताश महसूस होता हुआ पाता है। तो यहाँ पर जयप्रकाश करदम के इस कहानी की जो हम भावधारा, हम एक एक पहलुओं को लेकर जो बिंदुओं के ऊपर चर्चा परिचर्चा करके ये समझ पाए कि किस तरीके से रचनाकार ने उन सभी स्थितियों को उकेरने की कोशिश, उन सभी स्थितियों को प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ की है, इसे हम बखूबी देख पाते हैं। मित्रों, यदि मुझे यह आशा है कि यह कहानी की जो समीक्षा है वो आप सबको इस कहानी के एक एक बिंदु को समझाने में कहीं ना कहीं सफल हुई होगी।